ताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सव्वसाहुणम नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियां हिताय। गोपाल दास जी बरैया कृत जैन सिद्धांत प्रवेशिका का रिवीजन अभी हम कर रहे हैं। कल हमने धर्म और धर्मोपदेश के पात्र ये भी पढ़ा और मंगलाचरण के हर एक शब्द का क्या किया था, शब्दार्थ किया था, उसका अर्थ समझा था। फिर द्रव्य गुण पर्याय में हमने द्रव्य गुण, गुण में सामान्य विशेष, सामान्य में अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व प्रमेयत्व अगुरु लघुत्व प्रदेशत्व, फिर द्रव्यों में जीव पुद्गल, पुद्गल में जो परमाणु स्कंध, फिर उनका बंधन, फिर उनकी वर्गणाएं, जो स्कंद के भेद है तो आहार वर्गणा, आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, कर्माण वर्गणा। आहार वर्गणा में औदारिक वैकरिक आहारक शरीर जिससे बनता है, तेजस वर्गणा से जो तेजस शरीर बनता है, फिर हमने कर्माण वर्गणा से जो 8 कर्मों वाला जो शरीर बनता है वो कर्माण शरीर ये देखा। फिर कितने जीव, एक जीव को कितने मैक्सिमम शरीर हो सकते हैं वो देखा। धर्म द्रव्य देखा, धर्म द्रव्य में स्वयं चलते हुए, वो चलने में जो हमने लिया था वो 2 चीजें ली थी, एक तो गमन स्थलांतर और दूसरा परिस्पंदन माने सक्रियता, यहाँ से वहां जाना या अपनी जगह पे ही हिलना, ये दोनों चीजें हमने ली हुई थी। अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, काल द्रव्य के 2 भेद, जो काल द्रव्य का परिणमन है वो निश्चय काल और उससे हमने अन्य का परिणमन नापा है वो व्यवहार काल। यहाँ तक हमारी चर्चा पूरी हुई थी। आज हम पर्याय से बात करेंगे। पर्याय किसे कहते हैं? के परिणमन को पर्याय कहते हैं। बहुत बढ़िया। क्या बोला था? एक तो यहाँ पे विकार शब्द आता है। हाँ, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, ये सामान्य कथन है, लेकिन ये जो विकार वर्ड आया है गुणों जी के विकार को, तो यहाँ पे विकार माने अपना वो अशुद्ध परिणमन जो हम लेते हैं, विकारी भाव लेते हैं, जी जी वैसा वाला यहाँ पे नहीं लेंगे। यहाँ पे जी जी। विकार माने परिणमन या कार्य के अर्थ में कहा गया शब्द है। ओके, गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं या गुणों के परिणमन को, गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। हमने एक क्या देखे थे? पर्याय के भेद देखे थे। तो पर्याय के भेद कैसे हैं? व्यंजन पर्याय और अर्थ अर्थ पर्याय। पर्याय। व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय, ये पर्यायों के 2 भेद है। व्यंजन पर्याय किसे कहा था? प्रदेशत्व गुण के विकार को बहुत व्यंजन बढ़िया। पर्याय। हमने जो बाकी के गुण, जो अनंत गुण देखे थे, उनमें से सिर्फ आकार वाला जो गुण है, तो आकार बताता है, जो प्रदेशत्व गुण है उसको अलग किया और उसके परिणमन को व्यंजन पर्याय कहा। और बाकी के जो सभी गुण हैं उनके परिणमन को हमने क्या कहा था? अर्थ पर्याय अर्थ कहा। पर्याय। ओके, तो व्यंजन पर्याय के भी हमने फिर 2 भेद किए, क्योंकि गुणों का स्वभाव परिणमन जो होता है वो अलग अलग टाइप से होता है, उसकी वजह से उसके 2 भेद किए। कौन कौन से थे? स्वभाव व्यंजन पर्याय और और अर्थ व्यंजन अर्थ पर्याय। व्यंजन। विभाव। विभाव विभाव स्वभाव और विभाव। हाँ। गुणों में जो परिणमन होता है एक स्वाभाविक होता है या वैभाविक होता है? हाँ विभाव को प्राप्त होना माने अशुद्धता को प्राप्त होना, अपना रूप छोड़ना। तो ये इसके ऊपर पर्यायों के 2 भेद किए, व्यंजन पर्याय के, स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। अभी स्वभाव व्यंजन पर्याय क्या कहा था? अर्थ क्या है उसका? अन्य के निमित्त के बिना जो व्यंजन पर्याय होती है उसे स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। जब भी स्वभाव आता है तो मेरे में क्या है? दीदी मेरा अन्य का लंबी, निमित्त।
हाँ, किसी का भी निमित्त चाहिए ही नहीं स्वभाव के लिए। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, तो मेरे हिसाब से मैं हूँ। तो जहां जहां निमित्त का कथन आता है, जहां जहां निमित्त पर आरोप आता है, कहीं ना कहीं हम मैक्सिमम कर्मों पे लगाते हैं, इस कर्म के वजह से ऐसा हुआ। तो ऐसा निमित्ताधीन जब भी रहता है, वहां पे विभाव रहता है। और जहां जहां स्वाभाविक परिणमन है, वहां पे निमित्त आदि होते ही नहीं है। अन्य का निमित्त कहीं पे भी पाया ही नहीं जाता है। हम्म खुद का ही अवलंबन से सब चल रहा है। हम्म अन्य के निमित्त बिना कोई भी वहां पे मौजूद नहीं है। जैसे कर्म आदि लेना या फिर शरीर आदि लेना, जिससे ये व्यंजन पर्याय होती है। तो स्वभाव व्यंजन पर्याय में अन्य का निमित्त बिना लेंगे, और विभाव में अन्य के निमित्त सहित जो व्यंजन पर्याय होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसको अगर हम शरीर के आकार पे ये करेंगे, तो आत्मा का आकार क्या है? असंख्यात प्रदेश, दबस। लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी जीव द्रव्य होता है। तो अगर मैं किसी शरीर में हूं, तो शरीर प्रमाण होता हूं। तो यहाँ पे निमित्त आया ना शरीर, तो मैं क्यों शरीर प्रमाण हूं? क्योंकि ये शरीर निमित्त में घटित होगा। मुझे शरीर है ना, तो ये मेरी विभाव व्यंजन पर्याय रहेगी। ओके। हम्म, जब ये अवलंबन छूट जाएगा, तो जो भी आकार रहेगा, जो हम बेसिकली पुरुषाकार ही कहते हैं और किंचित न्यून पुरुषाकार कहते हैं, जो सिद्धों का आकार होता है, वो स्वभाव व्यंजन पर्याय कहलाएगा। ओके। हाँ दीदी। अगर बाकी के द्रव्यों में लगाएंगे, तो पुद्गल में लगाएंगे, तो पुद्गल में क्या होगा? परमाणु का आकार स्वभाव रहेगा और स्कंद का आकार विभाव रहेगा। हाँ, धर्म में कैसा लगाए गए? धर्म में विभाव व्यंजन पर्याय कैसे लगाएंगे? नहीं होती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत खुश हूं मैं, आज आपने एकदम सटीक आंसर दे दिया कि धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये द्रव्यों में वैभाविक शक्ति नहीं होने से वो स्वभाव रूप ही परिणमन करते हैं, उनमें वैभाविक पर्याय होती नहीं है। बहुत सही जवाब। अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? प्रदेशत्व गुण के प्रकृति के अलावा अलावा गुणों के अन्य समस्त गुणों के विकार। तो हमने क्या कहा था? प्रदेशत्व गुण को छोड़ के जो अन्य गुण का, जो गुणों का परिणमन है, उसे अर्थ पर्याय कहा। अब ये अर्थ पर्याय में भी दो पर्याय होंगी, स्वभाव और विभाव। विभाव। क्या रहेगा? अन्य का निमित्त बिना रहेगा, कि अभी अन्य गुणों में लगेंगे। अभी तक हमने व्यंजन पर्याय में आकार लगाया था सिर्फ, अभी सबका लगेगा। ज्ञान गुण का लगाएंगे तो मति श्रुत अवधि क्या रहेगा? क्योंकि क्षम पाया जाता स्वभाव। है, कर्म का निमित्त पर जाता है, इसीलिए विभाव अर्थ पर्याय में जाएगा। और केवल ज्ञान क्या है? ज्ञान स्वभाव पूरा पर्याय। हुआ है, वहां पे कोई भी कर्म का निमित्त नहीं है। तो ये जो केवल ज्ञान आदि स्वभाव प्रकट हुआ है, वो स्वभाव अर्थ पर्याय में आएगा। ये ज्ञान गुण का परिणमन कहा। ऐसे अनंत गुण पाए जाते हैं, तो स्वभाव अर्थ पर्याय में एक ही नहीं है, बहुत सारे पर्याय गर्भित होती है। ज्ञान गुण लो, दर्शन गुण लो, सुख गुण लो, चारित्र गुण लो, ये सभी बाकी के गुण जो है वो अर्थ पर्याय में आएंगे। आगे वही विभाव अर्थ पर्याय, जो अन्य के निमित्त से अन्य के निमित्त सहित जो अर्थ पर्याय होती है, उसे विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। तो जीव में जो रागादि अपूर्ण अवस्था, शुद्ध जो शुभ भाव होते हैं, तो भी क्या होगा वहां पे कर्मों का? जब तक कर्म का उदय निमित्त बना रहता है, तो सब विभाव अर्थ पर्याय ही लगेंगी। ओके। कि का निमित्त हट गया, मैंने शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। जब शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो मिथ्यात्व कर्म मेरे पास है ही नहीं, डिलीट हो गया। तो वहां पे मेरे श्रद्धा गुण के स्वभाव अर्थ पर्याय प्राप्त हो जाएगी, वहां पे विभाव नहीं रहेगी। क्लियर है? हाँ। हम्म हाँ दीदी। इसका एक हमने टेबल बनाया था, सभी को याद है? हाँ हाँ दीदी। है नहीं तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो हाँ। एक बार
हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आता है नॉर्मली, क्योंकि सभी पर्यायों का क्या हो जाता है इसमें गर्भित ये हो जाता है। देखो ये हमने टेबल बनाई थी, द्रव्य, विभाव व्यंजन पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव अर्थ पर्याय। ओके, तो जो भी विभाव है वो चेंजेबल है, स्वभाव है अनचेंजेबल है, जो भी विभाव है वो कर्म सापेक्ष होता है, स्वभाव है कर्म निरपेक्ष होता है। तो अगर जीव में लगाएंगे तो व्यंजन पर्याय में नरक, तिर्यंच, असमान जातीय द्रव्य पर्याय शरीर अंगोपांग नाम कर्म की प्रगति निमित्त। हाँ, तो ये जो जीव है उसमें असमान जातीय द्रव्य पर्याय, जिसमें शरीर अंगोपांग नाम कर्म का जहाँ जहाँ निमित्त पाया जाता है, शरीर की रचना होती है, जीव और शरीर, ये जीव द्रव्य है, शरीर पुद्गल द्रव्य है, तो असमान जाति है, जाति समान नहीं है, दोनों अलग अलग जाति के द्रव्य है, लेकिन उनकी मिली जुली पर्याय ये विभाव व्यंजन पर्याय में आ जाएगी, क्योंकि आकार के संबंधित हम शरीर के अंगोपांग नाम कर्म की रचना ले रहे हैं। वैसे ही स्वभाव व्यंजन पर्याय क्या आ जाएगा, जीव का सिद्ध का आकार आ जाएगा। भाव अर्थ पर्याय में सभी गुण की लेंगे, तो राग द्वेष पुण्य पाप क्रोध मान माया लोभ कषाय, मति श्रुत अवधि, कुमति कुश्रुत अवधि, ये ज्ञान मन पर्याय ज्ञान, फिर मिथ्या दर्शन, शैक्षणिक सम्यक दर्शन, औपशमिक सम्यक दर्शन, तो ये सभी जो गुण है उनका जो परिणमन हो रहा है वो नॉर्मली हम दर्शन ज्ञान चारित्र पे ज्यादा फोकस करते हैं या सुख पे करते हैं, तो ये जो भी गुण है उनका विभाव परिणमन चल रहा है, दट इज विभाव अर्थ पर्याय। और स्वभाव में क्या रहेगा, तो शायिक चारित्र वीतरागता, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत सुख, जो हमारे प्रतिजीवी गुण है वो सभी क्या है, स्वाभाविक रूप से परिणमन करते हैं, तो ये सब स्वभाव अर्थ पर्याय में आ जाएंगे। शायिक सम्यक दर्शन गल में हम जब लगाएंगे तो स्कंद का आकार, टेबल बुद्धि आदि जो भी संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी जो भी स्कंद है वो विभाव में आ जाएगा। स्वभाव में परमाणु का आकार एक एक प्रदेश, प्रदेशी है। तो विभाव अर्थ पर्याय है, उनमें स्कंद के स्पर्श आदि गुण की पर्याय जो है, हल्का भारी आदि जो है वो सब स्कंद की पर्याय विभाव में आएगी, परमाणु की पर्याय क्या आ जाएगी, स्वभाव में आएंगी। कल हमने ये परमाणु की पर्याय कल देखी थी, की होती है, वो आ जाएगी। धर्म में विभाग होता नहीं है, वो आकार में लोक होता है, प्रदेशी है, और स्वभाव में गति हेतुत्व आदि जो अनंत गुण है वो कहे जाएंगे। अधर्म द्रव्य में लोक प्रमाण संख्यात प्रदेशी विभाव अर्थ विभाव व्यंजन पर्याय, सॉरी स्वभाव अर्थ व्यंजन पर्याय आ जाएगी, और स्थिति हेतुत्व आदि जो अनंत गुणों की पर्याय है वो स्वभाव अर्थ पर्याय आ जाएगी। आकाश में अनंत प्रदेशी है, सर्वव्यापक है, ये स्वभाव व्यंजन पर्याय आ जाएगी, और अर्थ पर्याय में देखेंगे तो अवगान हेतुत्व आदि अनंत गुणों की पर्याय। और काल द्रव्य में जो एक प्रदेशी बराबर होता है कालाणु कहते हैं उसको, और उसमें परिणमन हेतुत्व आदि अनंत गुणों की पर्याय आ जाएगी। ओके, दीदी ये ये clear? चार्ट एक बार ये चार्ट भेज देना, क्योंकि इसमें हमने जो लिखा है तो वो विभाव व्यंजन पर्याय धर्म अधर्म आकाश काल में कुछ लिखी नहीं है, इसमें लोक प्रमाण असंख्यात इतना बड़ा नहीं बनाया था, छोटा बनाया था अपन हाँ ने। छोटा बनाया था। हाँ, हाँ, और ये जो विभाव अर्थ पर्याय भी नहीं लिखी है, उनकी गुणों की पर्याय लिखी है ना, ये वहां लिखी नहीं, तो आप इस चार्ट को दोबारा से भेज व्यंजन देना। पर्याय का बनाया था, स्वभाव और विभाव, बस अर्थ हाँ। पर्याय का नहीं बनाया था। ठीक दीदी है, हमें एक बार एक चीज समझना, आप कहोगी इतने बाद में पूछ रही हो,
व्यंजन का अर्थ क्या होता है? स्वभाव व्यंजन और अर्थ पर्याय। व्यंजन माने प्रदेशत्व गुण का परिणमन, दैट इज व्यंजन पर्याय। और देशत्व गुण का परिणमन। और अच्छा, प्रदेशत्व गुण की परिभाषा है कि आकार जिसमें, हाँ, कोई ना कोई आकार होता है। हाँ, तो हाँ, पर्याय होती है वो बाकी के सभी गुणों का। देखो पर्याय में ना परिणमन ही मुख्य रहता है। पर्याय हाँ जी। कि गुणों का परिणमन। तो एक हम्म। विशेषत्व गुण का आकार लेंगे तो उसे हाँ, व्यंजन पर्याय कहा जाएगा, और बाकी के अन्य सभी गुणों का जो परिणमन होता है उसे अर्थ पर्याय कहा जाता है। ओके, जी जी। ये चार्ट आपको मैंने भेज दिया है। आप अगर क्वेश्चन आंसर की जो पीडीएफ भेजी है, मैं फिर से हाँ भेज सकती हूँ, उनमें उससे ही निकाला है। जो मैंने पहले क्वेश्चन पेपर भेजे थे ना, जी जी। उसका है देखो, दीदी, है भेजा है आपने, पहले जो भेजा था। शब्द का अर्थ क्या है, तो ये जो मैंने जो प्रश्न भेजे थे उसके जो रियल आंसर है, ये सब संकलित करके जो बना हुआ है, हमने ये भी किया था लक्षण हाँ हाँ, संख्या, ये है पूरा, अब समझ में आ रहा है वो। भी सब ये आया हुआ है। तो ये आप पढ़ के ना, जीव की अपेक्षा स्वभाव व्यंजन पर्याय क्या है, कितनी है। अगर नहीं कुछ आता है तो फिर से क्वेश्चन करना। ओके, यहाँ पे सभी जी व्यक्तियों का भी एग्जाम्पल हमने जो लिया था वो लेंगे। हाँ, तो ये हमारा चार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। ये पर्यायों के बाद जो प्रश्न आता है वो उत्पाद व द्रव्य आता है। तो उत्पाद किसे कहा? अभी पर्यायों को देख रहे हैं तो द्रव्य में जो नवीन पर्याय की प्राप्ति पर्याय। होती हाँ है उसे उत्पाद कहा। हाँ, जो आ रही है, मैंने अगर एग्जांपल दिया, मैंने लाइट ऑन की तो लाइट का आना उत्पाद हुआ, अंधेरा अंधेरा गया वो व्यय हुआ। एक ही समय पे ये उत्पाद और व्यय घटित होते हैं, ऐसा मत लगाना अभी उत्पाद है, ये चला गया पिछला समय, फिर उत्पाद आया अगला समय। एक ही समय पे उत्पाद व्यय घटित होता है। एक कॉइन की दो बाजू है। मैंने इस एंगल से कहा, अदरवाइज दूसरे एंगल से कहा। अंधेरा का नाश हुआ माने प्रकाश का उत्पाद हुआ। ओके, द्रव्य में नवीन पर्याय की प्राप्ति को उत्पाद कहते हैं, और द्रव्य में पूरे पर्याय का त्याग उसे व्यय कहते हैं। और द्रव्य है तो द्रव्य से कहते हैं प्रतिज्ञान की कारणीभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। हमने ये ये बहुत प्रत्यभिज्ञान ये शब्द का समझाओ। अर्थ क्या है? प्रतिभिज्ञान। हाँ, बताती हूँ। ये और प्रत्यभिज्ञान, ज्ञान। हाँ, ज्ञान के जो भेद है ना, उसमें हमने प्रत्यभिज्ञान देखा। ये जो प्रत्यभिज्ञान क्या है, जो मैंने सामने देखा और मेरे बैक ऑफ माइंड, मेरे स्मरण में जो था, इसका जोड़ ज्ञान करके मैंने ये तय किया कि वो वही बंदा है। मैंने किसी आदमी को देखा और मुझे लगा कि ये अरे मेरे चाचा ही है। तो अरे यही है। हाँ मुझे पहले देखने के बाद ऐसा लगा, स्मरण से मैंने अपने चाचा को याद किया, तो ये जो जोड़ ज्ञान होता है उससे मैंने उन्हीं का निर्णय किया। तो जो चाचा और ये बंदा, इनमें क्या है, एक ही आदमी कॉमन है, वो ध्रुव है। हाँ, तो अभी क्या करेंगे, जैसे उत्पाद किया, अंधेरा क्या हो गया, नष्ट हो गया और प्रकाश आ गया। इसमें जो भी एक लाइन पे जो स्विच की इलेक्ट्रिसिटी ले लो या पर्याय, अब गुणों में अगर लेते हैं, तो अगर गुणों में अगर मति ज्ञान है, मति ज्ञान से या शुद्ध ज्ञान से मैंने जब केवल ज्ञान की पर्याय ली, तो मति ज्ञान का व्यय हो गया, मति शुद्ध ज्ञान का व्यय हो गया और केवल ज्ञान का उत्पाद हो गया। इसमें लगाएंगे तो ज्ञान गुण कॉमन है ना, ज्ञान गुण मति ज्ञान में भी था और केवल ज्ञान में भी ज्ञान गुण है।
तो द्रव्य ये जो कॉमन है इसे कहा। और ये कैसे कहा कि अरे आगे में भी केवल ज्ञान है तो ज्ञान है, और जो पहले माने स्मरण में जो गया है उसको अगर हम निकालेंगे तो उसमें भी ज्ञान था ना। तो ये दोनों प्रत्येक ज्ञान, जोड़ ज्ञान, स्मरण से और सामने प्रत्यक्ष जो देख रहे हैं और जो बैक ऑफ माइंड हमारे स्मरण से जो आ रहा है उसका जोड़ ज्ञान लगा के तय करना उस अवस्था की नित्यता, ये वही था। ये ज्ञान का हाँ। सिर्फ क्या भेद बदल गया, ज्ञान वही था। जो मेरा ज्ञान गुण है वो सेम है ना। तो ये सेम जो है वो द्रव्य कहते हैं। माने जब भी पर्यायों का पलटना होता है तब वो गुण कायम रहता है, ये द्रव्य बताता है। ऐसा नहीं होता है उत्पाद व्यय। हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि अरे क्या उत्पाद हो गया व्यय हो गया तो खत्म ना, गुण कहाँ रह गया। तो ये गुण जो है वो बना रहता है, वो द्रव्य है। ओके। जी। तो ये जो पर्याय की अपेक्षा ही अगर देखेंगे तो वो जो पर्याय हुई है ज्ञान गुण की, इसमें भी एक नित्यता है ना। वही गुण पलट रहा है ना, उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय। तो कहीं ना कहीं वो पर्यायों का क्रम जो है उसकी नित्यता भी है ना। तो इसीलिए ये द्रव्य कहते हैं। द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता, वही द्रव्य है जो परिणमन कर रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि एक बार उत्पाद हो गया व्यय हो गया तो वो चला गया, दूसरा ही अभी उत्पाद आया है। ध्रुव व्यय हुआ वो अलग था, उत्पाद हुआ वो अलग था, ऐसा नहीं है। उसमें द्रव्यपना कायम रहता है। वही है जो क्या हो रहा है, आगे चल रहा है। मैंने दूसरी खत्म की और तीसरी में चली गई तो मैं तो कायम हूं ना। दूसरी छूट गई मेरी और तीसरी कक्षा में मैं पहुंच गई तो मैं तो हूं ना, ये द्रव्यपना कहलाता है। ओके। प्रत्यभिज्ञान जी। इसमें जी आगे अवग्रह ईहा आवा है सब आ गया है नहीं। ये तो देखो, द्रव्य हम किसी चक्षु इंद्रिय के विषय के लिए नहीं बन रहे हैं, बोल रहे हैं। ये द्रव्य जब हम कंसेप्चुअली समझने के लिए कह रहे हैं, कोई भी पर्याय जब पलटती है, गुणों का परिणमन होता है, तब ये प्रत्यभिज्ञान से हम पता कर सकते हैं, या प्रत्यभिज्ञान के कारणीभूत वो जो प्रत्यभिज्ञान है उससे हमें पता चल जाता है कि ये जो गुण का परिणमन जो आगे हो रहा था वो गुण तो कायम है। तो ये चक्षु इंद्रिय आदि का विषय नहीं है। तो आप ऐसा मत लेना कि अवग्रह या हवाए धारणा। यहाँ पे प्रत्यभिज्ञान के कारणीभूत जो कहा गया है उसमें यही कहना है कि जो सामने दिख रहा है और पिछली अवस्था थी, जैसे मैं अभी हूँ और अभी इस अवस्था में थी, शादी के पहले भी थी, तो जिसकी शादी हुई है और मैं हूँ, तो उसमें एक जो बंदा जीव जो कॉमन है वो है ना। ऐसा लगाएंगे। यहाँ पे मति ज्ञान आदि की अपेक्षा नहीं है। माने चक्षु इंद्रिय का विषय आदि हमें ये नहीं, कंसेप्चुअली ग्रहण करने का विषय। ओके। हाँ ठीक है दीदी। अभी द्रव्य के विशेष गुण, अभी पर्याय की बात हुई, अभी हम द्रव्य के विशेष गुण को देख रहे हैं। प्रत्येक द्रव्य में विशेष गुण कौन कौन से होते हैं? जीव द्रव्य में चेतना, चेतना, सम्मित, चारित, सुख, क्रियावती शक्ति, शक्ति पुद्गल में इत्यादि। स्पर्श रस गंध वर्ण, क्रियावती शक्ति पुद्गल में भी गति हेतुत्वादी, अधर्म में स्थिति हेतुत्व, आकाश द्रव्य में अवगाहन हेतुत्व, काल द्रव्य में परिणमन हेतुत्व आदि विशेष गुण। दीदी ये क्रियावती शक्ति समझाना दो, क्रियावती शक्ति। देखो नीचे फुटनोट में ही आया है, क्रियावती शक्ति किसे कहते हैं, किस किस द्रव्य में कौन कौन सी पर्याय होती है, ये तो हमें पता ही है। ये एक बार पढ़ लेते हैं और फिर क्रियावती शक्ति है। अभी देखो जीव और पुद्गल में ही स्वभाव और विभाव होता है, तो ये चारों पर्याय क्या होती है, जीव पुद्गल में ही होती है। और धर्म अधर्म आकाश और काल, इनमें सिर्फ 2 पर्याय होती है क्योंकि वो स्वभाव रूपी परिणाम होता है। ओके। ये हो गया। अभी ये जो क्रियावती शक्ति है उसके बारे में देख, जीव और पुद्गल में क्रियावती शक्ति नाम का एक गुण नित्य है।
उसके कारण अपनी अपनी योग्यता से, ये बहुत ही क्या है इम्पोर्टेंट है, अपनी अपनी योग्यता अनुसार किसी क्षेत्रांत रूप पर्याय होती है। माने ये जो पुस्तक है, यहाँ से मैंने यहाँ किया तो इसकी क्रियावती कारणीभूत है बुक यहाँ से यहाँ करने में। दैट्स इट। ये जीव और पुद्गल में ऐसी शक्ति होती है जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वो गमन कर सकता है। इसी को ही क्रियावती शक्ति कहते हैं। कोई माने जो जीव और पुद्गल ही होता है, एक को गमन या स्थिरता नहीं कर सकते। दोनों द्रव्य अपनी अपनी क्रियावती शक्ति की उस समय की योग्यता अनुसार स्वतः गमन करते हैं और स्थिर होते हैं। इसमें गाड़ी का एग्जांपल बहुत अच्छी से चलता है। मैं तो गमन कर रही हूँ, मैं गाड़ी चला रही हूँ, गाड़ी रुक गई। अरे मैं तो चला रही हूँ, जीव मौजूद है लेकिन गाड़ी रुक गई, तो वो अपनी योग्यता से गाड़ी रुक गई। मैं अपनी योग्यता से मैं भी रुक गई तब। तो ये जीव ने कुछ नहीं किया, पुद्गल ने कुछ नहीं किया, तो जीव ने जीव का किया, पुद्गल ने पुद्गल का किया। दोनों एक में का काम नहीं करते हैं, लेकिन दोनों में क्रियावती शक्ति है और दोनों में निमित्त नैमित्तिक बड़ा घना होता है। इसीलिए हमको ऐसा लगता है, क्योंकि मैक्सिमम हम करें और तब पुद्गल भी वैसा ही परिणमन करता है, ऐसा मैक्सिमम होता है। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि ये सब मैं कर रहा हूं, पर क्रियावती शक्ति जो है वो क्षेत्रांतर रूप पर्याय होती है। एक अपनी योग्यता से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पे जाना, दैट इज क्रियावती शक्ति। ओके, क्लियर हाँ हुआ? दीदी, हाँ दीदी। हाँ, तो ये विशेष गुण भी हमने देखे। विशेष गुण में चेतना माने उपयोग रहता है, उपयोग। फिर सम्यक्त्व माने श्रद्धा गुण का कार्य, श्रद्धा गुण, चारित्र, चारित्र, स्वरूपाचरण, सम्यक्त चार्य स्वरूपाचरण, देश चार्य स्वरूपाचरण। हाँ, सुख जो मोह के अभाव में प्राप्त हो जाता है सब। और पुद्गल के स्पर्श रसगंध वर्ण धर्म ये तो बाय डिफॉल्ट है, गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगान हेतुत्व और परिगमन हेतुत्व। ओके, हाँ, मुझे कल एक बात कहनी थी, यहाँ पे आएगा क्या? अभी तक आया नहीं है, ठीक है, तब ही बात करती हूँ। चलो, अभी हम क्या देखने वाले हैं? लोक और अलोक। आकाश के कितने भेद है? तो पहले तो आकाश एक अखंड है, अखंड पिंड है, अखंड द्रव्य है, सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी माने यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है या जगह नहीं है जहाँ पे आकाश नहीं है। अभी वैक्यूम क्रिएट करे, हम बोलते हैं ना कि अरे उसमें से हमने सारी ये हवा निकाल दी और वैक्यूम, वहां पे भी आकाश द्रव्य मौजूद होता है। ओके, आकाश द्रव्य ही सभी को स्थान देता है, तो वो सर्वव्यापी कहलाता है। फिर ये लोकाकाश अलोकाकाश क्या है? तो आकाश के ही मैंने समझने के लिए दो भेद किए हैं। तो एक लोकाकाश जिसमें आकाश के साथ में ये 5 द्रव्य रहते हैं। आकाश जहाँ पे है वहां पे 5 द्रव्य जो जीव पुद्गल धर्म अधर्म काल द्रव्य रहते हैं, उसे मैंने लोकाकाश कहा। और लोक के बाहर माने एक एरिया है जिसके बाहर ये 5 द्रव्य नहीं होते हैं, सिर्फ आकाश ही आकाश होता है, उसे मैंने अलोकाकाश कह दिया। ओके, तो आकाश एक ही है। अगर मैंने पूछा आकाश के भेद बताओ, तो आकाश एक अखंड है। मैंने समझने के लिए लोकाकाश और अलोकाकाश ऐसे भेद किए हुए हैं। ओके, लोक की मोटाई, ऊंचाई और चौड़ाई कितनी है? देखो, लोक ये बहुत कॉमन प्रश्न है, ये भी बहुत बार आता है, लोक पे टिप्पणी लिखो, लोक की रचना बताओ आदि में। लोक की मोटाई, ऊंचाई, चौड़ाई कितनी है? ग्राफ से दिखाइए क्या? हाँ, ओरली नहीं, वो बोर्ड पे दौड़ के दिखाना, वो नीचे का 7 राजू 14 राजू ऐसा। तो आप
तो ऐसा कर सकते हो, देखो आपको लिखना है ना तो आंसर लिख के आप एक डायग्राम निकाल दोगे ना तो आपको लिखना भी बहुत इजी हो जाएगा और बताना भी इजी हो जाएगा। पहले मैं यहाँ से पढ़ती हूँ फिर आपको डायग्राम भी दिखा देती हूँ। ओके। लोक की मोटाई उत्तर और दक्षिण दिशा में सब जगह 7 राजू है। तो आप जो भी डायग्राम निकालोगे ना वहां पे आपने डायरेक्ट से 7 राजू लिख दिया और बताया कि मोटाई 7 राजू है तो भी चल सकता है। चौड़ाई पूर्व पश्चिम दिशा दिशा में सबसे नीचे 7 राजू है। फिर ऊपर क्रम क्रम से घटकर कहाँ कहाँ क्या होती है, तो 7 राजू की ऊंचाई पर 1 राजू है। फिर क्रम से जो घटते हैं फिर वहां पे बढ़कर 10.5 राजू की ऊंचाई पर 5 राजू की है। क्रम से घटकर 14 राजू की ऊंचाई पर पुनः 1 राजू की है तथा लोक ऊंचाई ऊर्ध्व और अधो की अपेक्षा 14 राजू है। ये तो डायमेंशन हो गया लोक का। ओके। नीचे उनका जो स्पेसिफिकेशन आया है तो लोक की रचना कैसी बनाई जाती है, तो अब अभी उन्होंने डायमेंशन किए कि अगर हम एक रचना निकालते हैं तो वो रचना कैसी दिखती है, तो अगर एक आदमी पुरुष कमर पे, उसको हाँ। देंगे उसके 2 पैर फैलाएंगे, वो 7 राजू तक फैलाएंगे, मैंने अभी इमेजिन करना, वो फैलाएंगे, वो कमर से नीचे का भाग अधोलोक हो जाता है, कमर में मध्यलोक हो जाता है और ऊपर में जो 2 हाथ है उसको साइड में ऐसे लगाएंगे, दोनों साइड कमर अगर पर, हाँ। तो इस कोने से इस कोने तक ये जो उन्होंने बताई 5 राजू वो वहां तक आ जाती है और यहाँ पे सिद्धशिला हो जाएगी। तो ऐसा वो पुरुषाकार जो आकृति बनती है, तो आप ऐसा भी कह सकते हो एक अपेक्षा से पुरुषाकार जो रचना होती है, कमर पे दोनों हाथ कमर पे दोनों हाथ रखकर जो खड़ा रहता है और पाँव में जो थोड़ी सी जगह लेता है, वो क्या है, एक टाइप से उसकी भी एग्जाम्पल देते हैं। और दूसरा एक मृदुंग आता है। ओके। तो एक मृदुंग पे आधा मृदुंग अगर लग जाएगा, माने एक नीचे की तरफ है उल्टा अर्धा मृदुंग रखेंगे और उसको ऊपर पूरा पूरा मृदुंग रखेंगे, तो जो आकृति बनती है वो भी लोक प्रमाण भी माने लोक जैसी बनती है। उसका प्रमाण है 343 घनराजू। हाँ। और इनका जो ये लोक है उसको सहारा क्या है, तो ये वात वलय वेष्टन की तरफ रहते हैं। ओके। 3 प्रकार के वात वलय है, वो वेष्टित रहते हैं। तो कौन कौन से है, घनोदधि, घन वात वलय और तनु वात वलय। तीनों वलयों में सामान्यतः 20-20 हजार योजन की प्रमाण मोटाई वाली होते हैं। और ये जो 3 भागों में विभाजित है, माने जो हम अभी मैं बताती हूँ कि कैसे ये विभाजित है 3 भागों में, और फिर उसके बाहर जो है वो अनंत अलोकाकाश है। मैं सिर्फ आपको एक इमेज यहाँ पे शेयर करती हूँ। देखो ये लोकाकाश है, तो ऐसा 3D है। 3D में नीचे 7 राजू है, फिर बीच यहाँ पे भी 1 राजू है, फिर ऊपर ये जो हाँ, ये जो नहीं ये लो, हाँ, ये जो आड़ा पार्ट है ये 5 राजू का है, ये 1 राजू का है, यहाँ पे नीचे 1 राजू का है। अरे मैं फ्रीज नहीं कर सकती क्या? हाँ ठीक है। ये पता चला, ये नीचे का 7 राजू, बीच का 1 राजू, फिर यहाँ पे 5 राजू और ऊपर का 1 राजू। ऐसी वो पूरी लोकाकाश 3D के इस पे है। ओके। नीचे नरक होते हैं, ऊपर स्वर्ग कहे जाते हैं, और मध्य भाग में हम डिटेल नहीं जाएंगे वहां पे भी एक जगह पे, लेकिन बीच में जो है वो मध्यलोक है। ये नीला जो स्क्वायर है वो त्रसनाली होती है, वो 1/1 की 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माने 1/1 है योजन। ऐसी वो सॉरी 1 राजू बाय 1 राजू बाय 14 राजू, ऐसी ये त्रसनाली होती है। यहाँ पे त्रस जीव पाए जाते हैं।
तो हमारा अभी ये जो सर्कल दिख रहा है ब्लू कलर का, वहां पे हम है। वो क्या है ओके, दीदी? वहां पे हम रहते हैं। ऐसे ये इतनी जगह में? हाँ, और उसमें भी मैंने उसका भी डिटेल करोगे तो उतनी जगह पे बहुत बड़ी चीज है। हाँ। क्या द्वीप समुद्र है उसमें, मध्य लोक में, तो उतनी जगह पे हम रहते हैं। ओके, तो ये त्रसनादि है। और यहाँ पे देखो, इस साइड में जहां जहां ये 3 कलर देखे हैं, वहां पे ये वात वलय का वेष्टन रहता है। हर पृथ्वी के नीचे ये वेष्टन रहता है। ओके, 20,000 20,000 20,000। तो ये वात वलय होता है पूरे इसमें। ये 2D पिक्चर है राइट हैंड वाली, 2 नंबर। त्रसनाड़ी कितनी चौड़ी होती है दीदी? 1 बाय कुछ कम 13 राजू होती है। ये तो ओके, लंबाई हुई उसकी। हाँ ये लंबाई, लेकिन 1 बाय 1 लंबाई कुछ कम 13 राजू है, हाँ। और चौड़ाई और मोटाई में 1 राजू है। अच्छा ठीक है। दीदी अभी क्वेश्चन आया है ये लंबाई चौड़ाई वाला, तो कौन सा चित्र बना के इसको बताना चाहिए? करना है तो आपको, अगर सिर्फ लोकाकाश को बताना है तो आप 3D, अगर आपसे इतनी तरह से तो आप 3D बनाओ। इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अलग हिसाब से उन्होंने पृथ्वी आदि बताई है। आपको त्रसनाड़ी भी नहीं बतानी है, आपको सिर्फ डायमेंशन बताना है और ये लोक है, इतना ही बताना है। और दीदी फिर वो वाला चित्र बताओ ना, कि जो बताना है ना अपना। जो हमें लिखना है ना वो दिखा दो दीदी। आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। ये 2 डायमेंशन में है तो उसमें मोटाई नहीं ली है, लेकिन सिर्फ आपको मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पे मोटाई है। ओके, आप ये 3D डायग्राम निकालोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि यही डायग्राम निकालनी है बस। ये तो कठिन है इतना लिखना। हाँ, इतना लिखना ही नहीं है। मैंने आपको रेफरेंस के लिए, बताने के लिए ये इमेज सामने रखी है। उसमें बहुत सारा अन्य माल मसाला है जो हमें नहीं लगने वाला है। यहाँ पे लेफ्ट में उन्होंने नरकों की बात की है, यहाँ पे स्वर्गों की बात की है। हमें वो पूछा ही नहीं है, हमें लोक के डायमेंशन पूछे हैं। तो हमें सिर्फ वो डायग्राम लेके आप सिर्फ बता सकते हो। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया कि नीचे वाला जो है वो 7 राजू है, यहाँ पे कमर पे 1 राजू है, फिर हाथ की यहाँ पे 5 राजू है, ऊपर 1 राजू है। और ये जो 1 मिनट में आपको यहाँ पे ये जो है दीदी ना, ये भी वो ही 7। लिखा हुआ चित्र बताइए आप, इसमें तो सब दीदी कंफ्यूज इसमें हो तो जाएगा। ख्याल आया कि 5 राजू, 7 राजू, 1 राजू, फिर बढ़ता जाएगा। फिर बाद में जो आता है ना वो भूल जाते हैं। यानी वो चित्र बताइए जो अपन। आप ही दो रो बोर्ड पे नीचे 7 राजू, फिर ऊपर से घटता कम कम 1 राजू आएगा, देखो, फिर बढ़ता जाएगा। ये देखो, अब मैं ट्राई करती हूँ निकालना, परफेक्ट डायमेंशन में नहीं फिर आएगा नोट कि में करोगे चलेगा, उसके पर फोकस करके दिखा दो। दीदी आपको एक त्रिकोण बनाने का, और उसमें जो है ना वो 6 लाइन खींचने की, 7 राजू, 6 राजू, 5 राजू, 4 राजू, 3 राजू, ऐसे ऐसे चल रहे, तो वो नीचे के 7 राजू निकल जाएंगे। 1 राजू तक मध्य लोक आ जाएगा, फिर उसके ऊपर। ये दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है दीदी। हाँ, बात तो वलय दीदी सिद्ध शिला पे होती है कि? नहीं, सभी जगह पे होती है। अच्छा ठीक है। मैं ये जो निकाल रही हूँ वो आप ऐसा वाला चित्र निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे कंप्यूटर में कर रही हूँ, मैं इसमें बहुत ज्यादा प्रो नहीं हूँ। हाथ से बनाना इजी होता है, तो आप थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से भी समझ लेना। ओके, ये निकालोगे, और इसमें आपको अगर किसी को इजी रहता है तो इसका 3D ऐसा वाला निकाल सकते हो। ओके, वो वात ये वाले कहाँ पर? हाँ बराबर। ये जो है ना, मैं जो अभी बना रही हूँ,
ऐसा वाला आप 3D बना सकते हो। ये पता चला क्या? ऐसा आप निकाल के रखोगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या लिखना है? यहाँ पे 3D लिखना से है 7 ज्यादा राजू, अच्छा लगता है। यहाँ पे 7 राजू लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है, 5 राजू लिखना है यहाँ। राजू लिखना है, यहाँ पे 1 राजू लिखना है, यहाँ पे 7 राजू लिखना है, इतना ही लिखना है आपका लोग। फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 3 वात वलय से घिरा हुआ है और फिर उसका प्रमाण 343 घन राजू है। इतना लिख छोड़ दो, हो जाएगा आपको। और आप एग्जाम में देखता ना कि पुरुषाकार मनुष्य खड़ा हुआ है, उसके 2 कमर पे हाथ है, पैर थोड़े फैलाए हुए, आधा के ऊपर एक बड़ा मृदंग, पूर्ण मृदंग रखा है, तो भी लोक का आकार बन जाता है। अप्रोक्सीमेटली आपको ऐसा डायग्राम निकालना है। ये जो है ये 5 है, ये 1 है, ये भी 1 है, और यहाँ पे जो नीचे है वो 7 राजू है, और ऐसा भी 7 राजू है। तो आप अगर ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक उसको बोल के यहाँ पे मैं डायरेक्ट से लिख सकती हूँ। 1 और फिर 5 है ना दीदी? हाँ 5 है। 1 5 और 1। हाँ ओके। हाँ अगर यहाँ से भी हमने देखा था तो ये जो 10 फुट के यहाँ पे था ना, हमारे इसमें वो डायमेंशन भी आई हुई है, कितने के इसमें है। ये जो है 1 मिनट, हाँ, ये जो है वो 7 राजू का है, ये 7 राजू का है मध्य लोक तक, हाँ यहाँ तक। फिर ये जो है, ये जो हाइट है ये वो 10 राजू की है। हाँ ये हाइट 10 राजू है। हाँ बराबर। 5 राजू बोले ना। नहीं वो तो लाइन में है, आधी लाइन। मध्य और मध्य तक 7 राजू की है। हाँ दीदी समझ आया। हाँ, ऊपर की 5 10 राजू देखे। राजू है, बाद में घटती जाएगी और 1 राजू होगी, तो वो जो 10 से ऊपर आएगा वो 4 राजू होगा ना। और टोटल ऊंचाई 14 राजू है। 14 राजू, टोटल 14 है ना ऊंचाई। 14 राजू है। हाँ तो वो 10 तक आ गया ने, वो 5 राजू जब आया ब्रॉड तब। फिर 5 से ऊपर 1 राजू तक आएगा, तब तक तो 4 हो जाएगी ना हाइट। 10 से ऊपर जाएगा तो दीदी इतने- आधा ऊर्ध्व लोक तक 10 हो जाएगी, ऐसा कह सकते हैं अपन। 1 से बढ़कर आगे जाएंगे तब तक 10 हो गए। तो 1 पे तो मध्य लोक आ गया, फिर ऊपर चढ़े तो फिर 5 राजू है, वहां तक 10 है ना। वहां तक 10 है। ये तो जो मतलब 5 आधा, देखो सुनो 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 सुनो, ये 5 राजू की जो आड़ी लाइन है, दिख रहा है क्या सामने? मैंने हाँ। निकाली है। हाँ उसकी हाइट वहां तक नीचे 10 है। पकड़ के लेंगे तो वो 10 राजू की है, इतना ही उन्हें बताना है। ठीक। हाँ मैं बराबर आ गया समझ में। बताऊं कि वो मुझे 5 राजू अड़ाज बनाना है, वो हाइट बता रहे हैं। ओके। हाँ और ठीक है, 5 से ऊपर 1 आया ना दीदी, 1 राजू तक, वहां तक 4 राजू होगा हाइट। वहां पे छोड़ दो, क्योंकि वहां पे 4 राजू की आ जाएगा, क्योंकि टोटल 14 का है ना। हाँ बराबर वही बोल रही हूँ दीदी, बराबर है। तो उन्होंने एक बार बता दिया ना, सिर्फ वो बोल रहे हैं कि 5 राजू की हाइट कितनी रहेगी, क्योंकि वो पुरुषाकार वाला है ना, तो ये नीचे से हाइट कहाँ तक निकालूंगी मैं डायग्राम में। तो उन्होंने 10 राजू का हाइट बताया है, ताकि बराबर आपको निकालने में इजी रहेगा बस। हम्म। ये क्लियर है अभी लोग? हाँ दीदी हो हाँ गया। हो गए। मैं बंद करूं? हाँ, बंद ही हो गया, हाँ। सॉरी। और दीदी पुस्तक के पीछे भी डायग्राम दिया हुआ है, ये इसमें जो पीडीएफ है ना, तो उसके पीछे भी डायग्राम है। जैन सिद्धांत प्रवेशिका में, हाँ पीछे साइड डायग्राम दिया हुआ है। हाँ मैं वही बोल रही हूँ, वो डायग्राम तो है,
और हमें उतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। मेरे इसमें शायद नहीं है क्या, आपको कहाँ दिखा? हमने इसी पीडीएफ की फोटोकॉपी करवाई, उसमें दिया हुआ है ये लास्ट में। आपके पास है तो आप ग्रुप पे शेयर कर दीजिए वो पेज, ताकि सब देख ले, हाँ। क्योंकि ये 147 148 पे 7 पे दिया है, 147। 147 पे दिया है दीदी। हाँ 148 भी है, 149 भी है। बहुत अच्छे से दिया, लेकिन क्या फोटोकॉपी करवाने पे थोड़ा सा धुंधला आया। 150 और 151 पे भी है। 151 149 150 पे बहुत अच्छे से दिया हुआ है, हाँ, लिखा हुआ है जो मैंने अभी हाँ, बताया ये था। हाँ यही। हाँ हाँ। हाँ यही दीदी। ये सर, तो तमिलनाडु है दीदी। लेकिन देखा गया यहाँ पे हाँ। नीचे उतना ही बताया, देखो हाँ नीचे उतना ही, जैसे आपको यहाँ पे कुछ लिखना नहीं हो रहा है ना, तो नीचे आप लिख दो, बस डायग्राम निकालो, नीचे लिख दो, लेकिन आपको थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्टिव बताना ही पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा है, ये आप मैंने इसका स्टडी करना पड़ेगा, इतना डिटेलली हमने नहीं देखा है। यहाँ पे जो है वो आप डायमेंशन के लिए ले सकते हो। हाँ, ये जो आया हुआ है ना वो, और ये वात वाले सभी जगह पे है। पूरे लोक में जो पूरा लोक का बॉर्डर है वो वात वाले से वेष्टित हुआ है। ओके। चलो अभी आगे 57 प्रश्न। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य खंड रूप है अथवा अखंड रूप है तथा इनका स्थान कहाँ है? तो धर्म अधर्म दोनों ही एक अखंड द्रव्य है और समस्त लोक में व्याप्त है। तो लोक में माने लोकाकाश में व्याप्त है, और लोकाकाश का प्रमाण क्या है? लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश, तो इतना वो व्याप्त है। अभी प्रदेश किसे कहते हैं, ये मुझे कल का ये बताना था। प्रदेश किसे कहते हैं, इसकी हमने 2-3 परिभाषा देखी थी, जिसमें परमाणु भी आया था, और तभी हमने परमाणु के टाइम में भी ये बताया था। प्रदेश किसे कहते हैं? आकाश के जितने भाग को एक पुद्गल परमाणु व्याप्त करता है वो प्रदेश है। तो हमने परमाणु की परिभाषा करते टाइम में भी यही बोल सकते हैं कि एक प्रदेश इतना अगर वो एरिया घेरता है तो उसे परमाणु का माने एक एरिया इतने क्षेत्र पे पुद्गल का अविभाज्य घटक अगर है तो वो उसे परमाणु कह सकते हैं। ओके, तो ये प्रदेश है वो आकाश का अविभाज्य अंश होता है, एक परमाणु को घेरता है उतनी ही जगह उसमें होती है। मंद गति से अगर एक परमाणु गमन करता है तो भी वो क्या है? एक प्रदेश है। मंद गति से गमन करता है तो वो कितनी जगह तक जाएगा? तो वो एक प्रदेश तक जाएगा। ओके, तो ऐसे हमने लगाया था प्रदेश की परिभाषा में, याद है क्या? हाँ। आगे, काल द्रव्य कितने हैं और कहाँ है? काल द्रव्य लोक में जितने प्रदेश होते हैं जो कि असंख्यात लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश है, उतने काल द्रव्य होते हैं। लोक प्रमाण असंख्यात क्योंकि लोकाकाश के एक एक प्रदेश पे एक काल द्रव्य होता है, और कालाणु कहते हैं क्योंकि वो एक प्रदेशी होता है। अणु हम बोलते हैं ना, सिंगल माने अणु, तो कालाणु क्योंकि वो एक प्रदेशी है। ओके, पुद्गल द्रव्य कितने हैं और उनका स्थान कहाँ? तो पुद्गल द्रव्य अनंतानंत है, और वे समस्त लोकाकाश में भरे हुए समझते हैं, जहां देखो वहां पूरे भरे हुए हैं, क्योंकि वो क्या सिंगल परमाणु सिर्फ भी हो सकते हैं और स्कंद रूप भी हो सकते हैं। और हमने पुद्गल के भेद देखे थे, तो उसमें बहुत टाइप के ये सूक्ष्म 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 स्थूल सूक्ष्म स्थूल ऐसे अगर प्रकार करेंगे तो हमें देखने के लिए जो पुद्गल है वो बहुत लिमिटेड है, और जो नहीं देखने वाला पुद्गल है वो अनलिमिटेड है, अनंतानंत है। ओके, जीव द्रव्य कितने हैं और कहाँ है? तो जीव द्रव्य अनंत है और समस्त लोकाकाश में भरे हुए हैं। जीव द्रव्य भी पूरे लोक में पाए जाते हैं। अभी किस द्रव्य में कितने प्रदेश है? तो हमने ये देखा था, जीव धर्म अधर्म ये आकाश और कालाणु।
समस्त लोकाकाश में है ना दीदी, इतना चारों। ऐसा अपेक्षा करोगे तो ये समस्त लोकाकाश में 4 है, लेकिन कालाणु जो है ना वो एक प्रदेश पे ही रहता है। दीदी कालाणु नहीं बोला मैंने, धर्म अधर्म, अरे सॉरी, हाँ धर्म अधर्म पुद्गल और जीव, लेकिन अगर चारों। उस प्रदेश की अपेक्षा कहेंगे तो जीव, धर्म और अधर्म वो लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश को ही घेरता है। माने उसका क्वांटिटी कम ज्यादा नहीं होता है, वो लोक प्रमाण असंख्याती है। जीव कितना है तो लोक प्रमाण असंख्याती है। हाँ, उसमें संकोच विस्तार की शक्ति है, इसीलिए वो कम ज्यादा हो सकता है फिट में करने के लिए। लेकिन ये धर्म अधर्म लोक प्रमाण असंख्यात है और जीव भी लोक प्रमाण असंख्यात है। पुद्गल कैसे है? पुद्गल संख्यात, असंख्यात, अनंत तीनों प्रकार के हो सकते हैं, घटबढ़ हो सकते हैं। और काल द्रव्य परमाणु पुद्गल का जो होता है वो एक प्रदेशी होता है। हाँ, ओके। प्रत्येक जीव कितना बड़ा हो सकता है? तो प्रत्येक जीव प्रदेशों की संख्या अपेक्षा देखेंगे तो लोकाकाश के बराबर ही होता है, परंतु संकोच विस्तार के कारण अपने शरीर प्रमाण ही रहता है। मुक्त जीव अंतिम शरीर प्रमाण से कुछ कम रहता है। ओके। लोकाकाश के बराबर कौन सा जीव होता है? तो हमने देखा था केवली समुद्घात जब जीव करता है तब वो क्या करता है? दंड, कपाट, प्रतर, लोक पूरण में वो पूरा लोकाकाश भर क्या हो जाता है? फैल जाता है और फिर वापस आके अपने इसमें हो जाता है। तो ये लोक पूरण दीदी ये कल समझाना, कपात और वो सब डिटेल में समझाना, वो हम भूल गए। ठीक है, नहीं अभी अभी कर लेंगे ना, क्योंकि आगे का हो समुद्घाती है। जाएगा, हाँ, 2 हो जाएगा, मिनट है दीदी, हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। हमने पहले समझा हुआ है। हाँ हाँ, समझा हुआ है, पर वो ध्यान नहीं है। हाँ, देखो समुद्घात किसे कहते हैं? तो मूल शरीर, पहले तो समुद्घात किसे कहते हैं? तो मैंने मूल शरीर को छोड़े बिना, माने मेरा शरीर जो है उसके आत्म प्रदेश क्या हो गए? मेरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस शरीर से मैंने बाहर निकाले उनको और वो कहाँ गए? शरीर से दूसरे बाहर शरीर चले गए। दैट इज समुद्घात। मूल शरीर को मेरी जो असंख्यात प्रदेशों की लिंक वो बनी रहती है, ऐसा नहीं है। असंख्यात लोक प्रमाण जो जीव के शरीर के प्रदेश है वो सिर्फ इलास्टिक जैसे फैलते हैं और वो शरीर के अपने जो अभी का जो मुझे शरीर मिला है औदारिक शरीर उसके बाहर चले जाते हैं। दैट इज समुद्घात। ओके, तो हमने ये समुद्घात जब पढ़ा था, मैंने एक समुद्घात का आपको डॉक्यूमेंट दिया था, याद है? चार्ट बनवाया था आपने समुद्घात का। देखिए, ओके, देखो, वेदना समुद्घात, तीव्र वेदना किसी को हुई तो शरीर से बाहर फैलेगा मैक्सिमम से, मिनिमम से 1-2 प्रदेश भी बाहर जा सकता है। चौह दिशा में गमन होता है। अंतर्मूर्त के लिए सिर्फ ये होता है, वो को होता है। वेदना समुद्घात, बहुत दर्द हो रहा है तो ये समुद्घात होता है। देखो, कभी भी हमने ये एग्जाम्पल दिया था समुद्घात क्या है? मैंने पानी उबाल लिया, अभी मुझे तुरंत ठंडा चाहिए तो मैं बहुत बड़ा बर्तन लूंगी और उसमें वो डाल दूंगी तो क्या हो जाएगा? वो फैल जाएगा तो तीव्रता कम हो जाएगी। तो इसीलिए ये समुद्घात हो जाता है और तीव्रता कम हो जाती है। जितना फैलाऊंगी उतना तीव्रता कम हो जाती है। कषाय समुद्घात, तीव्र कषाय की वजह से सेम वैसे ही है, शरीर से 3 गुना ज्यादा फैलना, मैक्सिमम में, मिनिमम में 1-2 प्रदेश में वृद्धि होना, छह दिशा में गमन, माने 6 दिशा में ये फैल सकता है। अंतर्मूर्ति के लिए होता है और एग्जाम्पल हाँ, एग्जाम्पल देके समझाओ ना, भूल गए। देखो इसमें क्या एग्जाम्पल है? मुझे कुछ तो तीव्र कषाय हुई तो मेरे हाँ। आत्मा के प्रदेश बाहर चले गए और वापस आ गए अंतर्मूर्त में, बस। वहां पे कोई कार्य नहीं होता है। नहीं होता है।
नहीं होता है। हम्म, कार्य ऐसा कुछ का है, जैसे हमने आहारक शरीर में देखा था कि वंदना आदि करता है, वैसा नहीं होता है। नहीं होती। ओके। ओके, वैक्रिक हाँ, समुद्घात विक्रिया, ये नॉर्मली किसको होता है? तो पहले तो विक्रिया नारकी किसको और है? देव। देवनारकी को भवगत विक्रिया है, माने उस भव में वो चला जाएगा तो उसमें वो विक्रिया पाई जाती है। ओके, सभी गति के जीव उसमें ये विक्रिया पाई जाती है, लेकिन देवनारकी को वैक्रिक शरीर के साथ विक्रिया पाई जाती है, और मनुष्य और तिर्यंचिके को रुद्धि से के साथ क्रिया पाई जाती है। ये भी 6 दिशा में गमन करता है और अंतर्मूर्त का काल रहता है। मारणांतिक मारणांतिक समुद्घात में अगर मुझे बहुत क्या हुई, उत्कंठा हुई, तीव्र जानने की इच्छा हुई कि अरे मैं जगह कौन से में जाने वाली हूँ, तो मरण से पहले ही मेरे शरीर से 3 गुना फैलना एक ही दिशा में मोड़े में लेगा। जैसे मैं मरण करने के बाद एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचने वाली हूँ, वैसे ही ये आत्मा के शरीर यहाँ से उसी डायरेक्शन में वैसे मोड़ लेके जैसे जाना है वैसे वो उस जगह पे पहुंच के फिर वापस भी आ सकते हैं, या फिर ये मरण करके उनको ज्वाइन करके वहां पे पैदा हो सकता है। इसे मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। ये भी अंतर्मूर्त के लिए होता है और सभी जीवों को हो सकता है। ये क्या है, एग्जाम्पल के लिए यही है कि किसी की अत्यंत तीव्र उत्कंठा हुई तो ये सब देखा है केवल ज्ञानी नहीं। ऐसा कहीं पे भी नहीं आया है अरे इसका मारणांतिक समुद्घात हुआ और ये पहले जाके आया, ऐसा लिखा हुआ है तो यहाँ पे समुद्घात के प्रकरण में आया हुआ है, ऐसा होता है। दिस इज द फैक्ट। ओके, आगे का ये तेजस समुद्घात है जो निस्सरण वाला है। पहले हमने अनिस्सरण वाला जो शरीर देखा था, याद है, जो कांति दे रहा था, ग्लोइंग। ये तेजस समुद्घात है वो निस्सरण वाला है, और वो क्या करता है, अत्यंत अनुग्रह, मुझे बहुत करुणा के भाव आए तो मैं क्या कही, मेरे शरीर के प्रदेश बाहर चले गए और वहां का जो दुर्भिक्ष था वो क्या किया, मैंने शांत किया और वापस आ गई। अदरवाइज दूसरा प्रकार है अधिक क्रोध आया, जिससे विनाश के भाव हुए और उनमें तेजस वृद्धि से वो आत्म प्रदेश बाहर गए, जो विनाश करना था वो विनाश किया और वापस आ गए। ओके, दीदी तो निस्सरण की मीनिंग बोलो ना एक बार। निस्सरण, निस्सरण। निस्सरण माने निसरण, आत्मा के प्रदेश बाहर निकलना। हम्म, ओके, दीदी जैसे अकाल मौत होती है तो जिसने आयु बंद नहीं किया तो इसी उससे उनकी आयु का क्षय होता होगा। नहीं, क्यों? निस्सरण और तेजस समुद्घात का क्या इसमें लेना है? कोई बंदा नहीं कर रहा है ना। जैसे वो अकाल मरण को तो हमने पिछली बार भी देखा था। देखो, मेरे आयु की स्थिति ज्यादा है और वो उदीर्णा करके वो जल्दी आ गए तो हमने कहा उसको अकाल मरण। और उसका निमित्त क्या डाला था, विष भक्षण या कुछ पर्वत से गिरना या एक्सीडेंट आदि हम लगा देते हैं। ऐसे बाहरी निमित्त मिल गए जिससे ये हुआ। देखो, एक कार्य होने में निमित्त भी उतना ही कार्य करता है, निमित्त बिना कार्य नहीं होता है, और वो वही निमित्त होता है। तो यहाँ पे जो तेजस जो लिखा है ना, तो ये क्या है, देखो पहला शुभ वाला देखते हैं। शुभ तेजस जो समुद्घात में, उसमें किसी मुनिराज को दया आया, दया का करुणा का भाव आया, तो दाहिने कंधे से हंसवत सफेद वर्ण का शुभ आकार का एक पुतला निकला। इच्छित क्षेत्र कितना है, 12 से 9 योजन, माने ये बाकी का छोड़ देना। एक इतने देर तक, इतने डिस्टेंस तक वो बाहर गया और अनुकंपा के भाव से वहां तक जितना तकलीफ थी लोगों की वो दूर हो गई। बस ये करके वो वापस आ गया, मैजिक हो गया।
और अशुभ में क्या था, बाएं कंधे से पाकू माने सिंदूरी वर्ण का, बिलाव के आकार का, वो भी 12 योजन वाला एक पुतला निकलता है, जो कि रोष के माध्यम से, इसमें हम कहते हैं कि द्वारिका नगरी जली थी, क्योंकि मुनिराजों ने अशुभ तेजस निकाला था और उसमें 12 योजन तक जो द्वारिका नगरी थी वो जल के खाक हो गई, और फिर वो भी क्या हो गए, भस्म हो गए थे। वो हो गए। हाँ, वो ये भी। काल अंतर्मूर्त का ही होता है, और ये तेजस निस्सरण सिर्फ मनुष्य गति के जीव जो मुनि अवस्था में छठवें गुण स्थान रूपी भावलिंगी मुनि को ही होता है, आइदर वो अच्छा परिणाम करे या बुरा करे। देखो पेंडुलम होता है ना, मुनिराज तो मुनिराज ही है, अगर वो अच्छा करता है तो पेंडुलम यहाँ तक जाता है, और बुरा करता है तो बुरा भी उतना ही पेंडुलम यहाँ तक जाता है। तो अगर मैं अच्छा भाव करूँ तो मैं सर्वार्थ सिद्धि भी जा सकती हूँ, या उतना ही बुरा करूँ तो मैं 7वें नरक में भी जा सकती हूँ। ऐसा उनका दोनों टाइप का बड़ा रेंज होता है, क्योंकि सामर्थ्य शक्ति आदि सब बड़ी होती। ओके, ये तेजस हो गया। तेजस के बाद में हमने देखा था, देखो इसमें भी रोग आदि शमन हो जाता है, और 6वां गुणस्थान कायम रहता है शुभ में, और इसमें अशुभ में गिर जाता है। गिर जाता है और भस्म हो जाता है। वे आहारक वृद्धिधारी में क्या था, एक असंयम को दूर करने के लिए, या तीर्थ वंदना या फिर शंका आदि का समाधान करने के लिए एकाध प्रमाण सर्वांग सुंदर सफेद सप्त धातु रहित व्याघात रहित पुरुषाकार पुतला निकलता है, मस्तक से निकलता है, एक दिशा में मोड़े से ही रहता है, अंतर्मूर्त में वो अपनी शंका समाधान या कोई भी जो भी विकल्प था उसका शमन करके वापस आ जाता है। ये भी 6वें गुणस्थान रिद्धि मुनिराज को ही होता है, जो कि भावलिंगी है। आहारक रुद्धि प्राप्त होती है और तब ये होता है। और हम अभी देख रहे हैं केवली समुद्घात, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। देखो, जब हमने देखा था मेरी आयु है और मेरे बाकी के कर्म है, मेरे बाकी की कर्म की स्थिति अगर ज्यादा है और आयु कर्म की स्थिति कम है, आयु कर्म की स्थिति कम है, जैसे मैं 10 साल के बाद जाने वाली हूँ, मेरा नाश होने वाला है, अभी फाइनल नाश, हाँ, केवली का फाइनल नाश होने वाला है, किसका, ये शरीर आदि संसार अवस्था का जो भी है। तो मेरे ये बाकी के कर्मों की स्थिति अगर ज्यादा रहेगी तो वो भोगेंगे क्या आगे, उसका कैसा सॉल्यूशन निकलेगा। इस हेतु से केवली समुद्घात होता है, जब वेदनीय नाम और गोत्र की स्थिति आयु गोत्र की स्थिति से ज्यादा होती है तो केवली समुद्घात होता है। जिससे क्या होता है, देखो दंड में, अगर अभी लोकाकाश अभी जो हमने डायग्राम निकाली थी वो याद करना, दंड पहला समय, दंड में ऊपर नीचे मेरे प्रदेश ऐसे ऊपर और नीचे पूरे व्याप्त हो जाते हैं, कपाट में ऐसे व्याप्त हो जाते, एक बार ऊपर नीचे है, अभी पूर्व पश्चिम चले गए, अभी प्रतर में जो लोक के वात वलय थे उसमें नहीं गए थे, उसमें भी व्याप्त हो गए, सॉरी प्रतर में पूरे लोक में, देखो एक सेकंड, हाँ सॉरी, मैंने दंड में ऊपर और नीचे, प्रतर में कपाट में साइड पूर्व में, पश्चिम, तो ये जो कोने थे ना वो गए ना, हाँ, तो उसमें क्या हो गया, प्रतर में मैंने पूरे लोक में किए वात वलय को छोड़ के, माइनस वात को, ओके, और लोक पूरण में वात वलय सहित सभी जगह पे फैल दिए, तो पूरे लोकाकाश प्रमाण अभी एक एक, जैसा कालाणु हर एक इस पे है ना, वहां पे उस प्रदेश पे एक एक जीव का प्रदेश रहेगा लोक पूरण समुद्घात में। प्रतर Okay. मीन्स चारों ओर दीदी, प्रतर मीन्स चारों ओर, लोक ऊपर में, नीचे, पूरा प्रतर मीन्स लोक में, बस लोक में बस वात वलय को छोड़ के, हाँ, फिर प्रतर में फिर क्या होता है, लोक पूरण के बाद फिर वापस भी आना है ना मुझे, क्योंकि अभी आयु बाकी है, वो भी उसको क्या करना है, समेटना है मुझे, तो ये सिर्फ फिर से क्या हो जाता है, वापस आ जाता है।
फिर लोक में आ जाता है, फिर पूर्व पश्चिम, फिर ऊपर नीचे, ऐसा समेटता है और 8वें समय में वो मूल शरीर मूल प्रमाण शरीर में आ जाता है। ये 8 समय कपाट का काम। दीदी, कपाट कपाट मीन्स पूर्व पश्चिम। हाँ हाँ, पूर्व पश्चिम। और प्रतर मीन्स वात वलय के सिवाय लोक में, पूरा लोक में। यस। और बात वाले सहित लोक में माने लोकपुरन, चौथा समय लेना। ये मनुष्य गति का जीव जो 13वें गुण स्थान के अंतिम अंतर्मूर्त में कभी भी होता है क्या? नहीं, 13वें गुण स्थान का लास्ट का जो पार्ट है तभी ये केवली समुद्घात हो सकता है। ये समुद्घात वेदनीय नाम गोत्र की स्थिति अंतर्मूर्त माने क्या करता है? अभी सभी की स्थिति एक समान हो जाती है, लेकिन वो भी अंतर्मूर्त, अभी ये समुद्घात करने के बाद अंतर्मूर्त तक उसने स्थिति की, फिर योग निरोध हो जाता है, जिसमें ये सब जो काय योग था, स्थूल था, वो सूक्ष्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान करते हैं, जिससे वो कर्मों की स्थिति एकदम बराबर हो जाती है। और फिर 14वें गुण स्थान में 5 मंद स्वर, रस्व स्वर से वो सिद्ध को प्राप्त हो जाते हैं। ओके, माने अभी एक्चुअली ये केवली समुद्घात करने से वो अंतर्मूर्त तक सीमित हो जाती है, जो जितनी बड़ी है वो अंतर्मूर्त तक आ जाती है। फिर आगे की प्रोसेस हो जाती है। फिर अपने पास 13वें गुणस्ताप में सहयोग है, यहाँ पे अभी कषाय सब चला गया है, अभी योग पे काम करना है। फिर योग का जो स्थूल था वो सूक्ष्म की किया, जैसे हमने लोभ का किया था, याद है क्या? लोभ में 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ रह जाता है, वैसे यहाँ पे योग निरोध से वो सिर्फ सूक्ष्म योग रह जाता है। फिर एक ध्यान लगाते हैं ताकि उसका भी नाश कर सके। वो जो शुक्ल ध्यान है, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती शुक्ल ध्यान है, वो करने के बाद में पूरा योग निरोध हो जाता है, सभी कर्मों की स्थिति बराबर हो जाती है। और फिर वो 14वें गुण स्थान में सिर्फ उसको भोग के बाय बाय खत्म, फिर सिद्ध हो जाते हैं। ओके, क्लियर है अभी? ये मैंने पीडीएफ आपको भेजी है, सभी के पास है? है। हाँ, तो अभी हमारा जो आज का रिवीजन था वो समुद्घात तक चला। ओके। अभी कल रजा। कल हम देखो समुद्घात हुआ, सिर्फ अस्थिकाय बचा है तो हम कल ही करेंगे। ये अस्थिकाय करके हम कल अभाव देखेंगे और अभाव के बाद अनुजीवी गुण प्रतिजीवी गुण देखेंगे, क्योंकि ये बीच में आ जाता है। ओके, तो पहले अभाव की चर्चा करेंगे और फिर अनुजीवी प्रतिजीवी गुण को देखेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। कल रहेगी कल चालू है दीदी? कल क्लास है दीदी? हाँ, कल क्लास रहेगी 3 से 4, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन सीधा चलेंगे ना, जब तक पूरा नहीं होता है तो कंटिन्यूस नहीं है। ओके। निज निधि निज में अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है। वंदना